WWE फैंस को हमेशा ही बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स देख के बहुत ज्यादा मजा आता है और स्पेशली जब से अनरियल सीरीज आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर तो ऐसा होता है भाई कि अगर आज WWE में कुछ बड़ा या शॉकिंग हुआ है तो WWE जब उसके अनरियल के सीक्रेट्स रिवील करेगी तब कितना मजा आएगा ये फैंस के बीच में बात होती है। और अभी रिसेंटली WWE ने अनरियल का सीजन 3 ड्रॉप किया नेटफ्लिक्स पे, जहां पर हमें देखने को मिली है रेसलमेनिया 42 के दो बड़े मेन इवेंट्स में आखिर क्या चल रहा था, क्या टेंशंस थी, गोरिल्ला में उस मैच को मैनेज कैसा करा गया और इसके अलावा द विजन के साथ जो कर्स हुआ बैक टू बैक इंजरीज का, उसको आखिर क्रिएटिव रूम में कैसे बैलेंस करा जा रहा था, क्या WWE सॉल्यूशन उसका निकाल रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा टास्क था उनका लास्ट ईयर, दैट वाज टू बुक जॉन सीना's रिटायरमेंट टूर, उसके बारे में भाई कुछ बहुत ही हॉट टेक टाइप चीजें हमें जानने को मिली हैं जो कि आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। और इसके अलावा भी कई सारे WWE सुपरस्टार्स की इंजरीज जिसकी वजह से स्टोरी लाइन के प्लान्स चेंज हुए हैं, कुछ पर्सनल लाइफ मोमेंट्स, कुछ इमोशनल मोमेंट्स हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 ऐसे WWE सीक्रेट्स की जो अनरियल सीजन 3 के अंदर रिवील करे गए। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो नंबर 16 से ही सीधा स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पूरी स्टोरी ये दिखाई गई हमें सीएम पंक एंड एजे ली की। ऑब्वियसली एजे ली WWE में रिसेंटली वापस आई थी और उनके डॉग लैरी के बारे में भी हमें कुछ चीजें बताई गई कि किस तरीके से, पहली बात तो एजे ली और सीएम पंक की फर्स्ट किस जो हुई थी वो लाइव टेलीविजन पे हुई थी, तब ये लोग एक्चुअली में डेट भी नहीं कर रहे थे और उसके 6 महीने बाद इन लोगों की शादी भी हो गई भाई, जो कि बहुत क्रेजी बात है। लैरी की अगर मैं बात करूं तो बताया जाता है कि कैसे शिकागो की एक रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन शिकागो से लैरी को जो है वो अडॉप्ट करा था एजे ली एंड सीएम पंक ने, और उसका नाम लैरी इसलिए रखा गया बिकॉज वुल्फमैन नाम की मूवी के अंदर एक कैरेक्टर था लैरी जिसके दांत बिल्कुल उसी टाइप से थे जैसे लैरी डॉग के थे, उस वजह से सीएम पंक ने उनका नाम लैरी रखा। लेकिन ये दिखाया भी जाता है कि कैसे इमोशनल थे बहुत ज्यादा सीएम पंक और एजे ली दोनों। जब लैरी की डेथ हुई काफी टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे थे मेडिकल रीजंस की वजह से और बहुत ज्यादा जो है वो डोनेट किया WWE ने भी, सीएम पंक ने, एजे ली ने भी, पॉश शिकागो वाली लोकेशन में ही। और ये भी दिखाया जाता है कि कैसे एजे ली ने अपना WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन करा 30 मिनट पहले उनके रिटर्न से और वो बहुत खुश थी कि एक बार एक ऐसा पॉइंट आ चुका है WWE में जहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल पे जो है अब विमेन को भी मिलती है एज कम्पेयर टू मेन रेसलर्स। और यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे जो फर्स्ट कॉल हुई थी एजे ली को वो ट्रिपल एच ने करी थी थ्रू बेकी लिंच। बेकी लिंच से पहले पूछा गया था कि क्या तुम करना चाहोगे ऐसे एजे ली के साथ एक स्टोरी लाइन, बेकी ने हाँ बोला तो ट्रिपल एच ने जाके फिर एजे ली को कॉल करा। और वो आपको मोमेंट तो याद होगी एलिमिनेशन चेंबर में शिकागो की, जहां पे एजे ली और सीएम पंक दोनों पोज करते हैं चैंपियंस और सीएम पंक कहते हैं आज तक मेरे पूरे घर में कोई आता तो बता नहीं सकता कि मैं एक रेसलर हूं, हमने कुछ नहीं लगा रखा दीवारों पे, लेकिन मे बी वो एक फोटो जो है चेंबर वाली जहां मैं और एजे दोनों ने टाइटल पकड़ा है वो शायद पहला फ्रेम होगा रेसलिंग का जो मैं अपने घर में लगाने वाला हूं। नंबर 15 पे बहुत ही कूल स्टोरी आती है ओबा फेमी की, बिकॉज ओबा फेमी WWE से पहले इनका पूरा बैकग्राउंड दिखाया जाता है कैसे नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, शॉर्ट पुट खेला करते थे और WWE की जो ट्राई आउट्स टीम है उसने खुद ओबा फेमी को डीएम करा कि तू आके भाई WWE के लिए ट्राई आउट दे। तो ये जर्नी कहां से शुरू हुई थी हमें दिखाया जाता है भाई, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगी बिकॉज ओबा फेमी जैसा बंदा भाई WWE खुद चाह रही थी पहले एक पॉइंट से कि उनकी कंपनी में आना चाहिए। नंबर 14 पे आता है कोडी रोड्स एंड ब्रांडी रोड्स का सेटअप जो कि करा गया था फॉर चेल्सी ग्रीन एंड मैट कार्डोना। सबसे पहले तो दिखाया जाता है कमाल का चेल्सी ग्रीन ने नया घर बनवाया है। पिछले के सीजन्स में हम देख रहे थे कि कैसे वो इन प्रोग्रेस था पर अब बन चुका और उसमें मैट कार्डोना जो उनके हस्बैंड है उन्होंने क्या कमाल का जो है टॉय रूम बना रखा है, सारे कलेक्टिबल्स रखे हुए हैं बढ़िया बढ़िया WWE के। और बिकॉज चेल्सी ग्रीन को वो चीज पसंद नहीं है तो स्टोरी हमें बताई गई कि जब एंगेजमेंट रिंग लेकर गए थे मैट कार्डोना चेल्सी ग्रीन के पास तो अंडरटेकर का एक कैस्केट जैसा टॉय था जिसके अंदर उन्होंने वो रिंग छुपा रखी थी और चेल्सी ग्रीन ने कभी खोल के भी नहीं देखा बिकॉज उनको उसकी आदत भी नहीं थी और वैसे उस तरीके से जाके सरप्राइज करा मैट कार्डोना ने। तो ये बहुत ही स्वीट मोमेंट थी भाई जो हमें दिखाई गई इस सीजन में अनरियल के। नंबर 13 पे आती है स्टेफनी वकेर की ये स्टोरी और भाई बहुत ही मस्त है भाई, किस तरीके से मेक्सिको से जब इन्होंने स्टार्ट करा जहां पे रेसलिंग कर रही थी बहुत अर्ली इन द करियर, स्टेफनी वकेर की चीक बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी, उनका फेस पूरा खराब हो गया था और वहां से वो बताती हैं कि कैसे वो गई थी जापान जहां पे उन्होंने एक आर्ट सीखी जिसका नाम था किंत्सुगी। और इसका बेसिकली मतलब होता है कि जब कोई टूटी हुई चीज को तुम वापस अपने
हाथों से जोड़ते हो तो उसकी ब्यूटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो इसी चीज को कंपेयर कर रही थी अपने उस फेस वाले फ्रैक्चर से, और किस तरीके से भाई अब वो जो मेकअप करती है ना अपने आंखों पे, वो उसके स्कार्स का रिप्रेजेंटेशन है जो उस टाइम उनके चोट लगी थी उस फ्रैक्चर की वजह से। तो ये बहुत ही कूल मोमेंट थी जहां पे ऑफ कोर्स वो रेसलपलूजा में विमेंस चैंपियनशिप जीती, उनके डैड वहां पर थे, और बात करी जाती है कि कैसे उनके डैड हमेशा एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं जिन्होंने बिलीफ दिखाया था स्टेफनी वकेर पे। और ये पूरी स्टोरी उनके डैड के सामने चैंपियनशिप जीतने की जो है वो बहुत ही क्रेजी थी। एक पॉइंट पर उनको कभी बिलीफ नहीं हो रहा था कि वो स्टेज तक पहुंच पाएंगी। नंबर 12 से चीजें अब थोड़ी करारी होनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज भाई जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के ऊपर ट्रिपल एच ये बात खुद बोलेंगे, मुझे यकीन नहीं था। वो जब जॉन सीना का हिल टर्न हुआ ना तो खुद बोलते हैं कि अनरियल में कि मेरे हिसाब से बहुत बोरिंग हो चुका है, लोगों को शायद उतना मजा नहीं आ रहा जॉन सीना को हील देख के। तो वो जॉन सीना को जाके बोलते हैं कि भाई हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसके अंदर लोग और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। और इसी वजह से जॉन सीना के अपोनेंट्स लाइक रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक एंड R-Truth हमें देखने को मिले थे, बिकॉज उनकी हील रन को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए ऐसे अपोनेंट्स वहां पे डालने पड़े। नंबर 11 पे आती है सेथ रॉलिंस की ये सर्जरी के पीछे की सारी स्टोरी। भाई बहुत ही क्रेजी थी ये भी, बिकॉज सेथ रॉलिंस ने जिस तरीके से आके बोला कि कभी उन्होंने ट्रूली रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कराया, वो नाइट 1 पे ही मोस्टली रहे हैं, और उनके हिसाब से नाइट 2 जो है वही मेन नाइट है, और नाइट 1 पे उन्होंने कैश इन किया था एक बारी, वो ट्रूली कभी रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कर पाए। और जो उनकी शोल्डर इंजरी हुई थी वहां पे उनको ऐसा लग रहा था कि रेसलमेनिया शायद मिस हो जाएगी, लेकिन हमने देखा था किस तरीके से सेथ रॉलिंस वो ब्लैक लेंसेस लगा के आए थे। उसकी बहुत ही कूल फुटेज दिखाई जाती है कि कैसे जब रॉलिंस घूमे तो उन्होंने अपनी उंगली डाली और वो लेंसेस को बाहर खींच लिया। वो कहते हैं मेरे को आदत है बहुत, मैंने अपनी जिंदगी में लेंसेस यूज करे हैं, वो एक ही ट्राई था मेरे पास और वो होपफुली आ जाते बाहर, और बिल्कुल वैसा ही हो गया। बहुत स्मूथ तरीके से वो अपने लेंसेस निकाल देते हैं। लेकिन हमें देखने को मिला जब सेथ रॉलिंस की सर्जरी होती है ना तो बेकी लिंच को सर्जरी रूम के बाहर वो पूरा टीवी पे सर्जरी दिखा रहे होते हैं, और बेकी को वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और ये बंदा जैसी सर्जरी से उठता है ना अपनी बेहोशी से, ये स्मैकडाउन चला लेता है भाई हॉस्पिटल में ही, ताकि देखने के लिए अब विजन के साथ क्या हो रहा है। तो सेथ रॉलिंस की अनपैरेलल्ड डेडिकेशन हमें इस एपिसोड में दिखाई गई। सर्जरी हो भाई कुछ भी हो, ये बंदा हमेशा बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहता है। और इसी के साथ साथ नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ये WWE ने बैक स्टेज, लॉकर रूम में हो या फिर क्रिएटिव रूम में हो, ये हर जगह एडमिट करा था कि ये जो इंजरीज हो रही थी द विजन के अंदर, ये एक्चुअली में एक कर्स था। तो सेथ रॉलिंस की इंजरी हुई, उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर की हर्निया वाली इंजरी हुई, फिर ब्रॉन्सन रीड ने अपना बाइसेप टियर कर लिया था, और ये ऑस्टिन थ्योरी के साथ बात भी चल रही होती है बैक स्टेज ब्रॉन्सन की कि किस तरीके से कर्स हो चुका है ये डिवीजन। तो ये बहुत मुझे कूल लगा भाई। नंबर 9 पे आते हैं, अब जॉन सीना की तरफ दोबारा बढ़े, और ये चीज बहुत क्रेजी मुझे लगी, बिकॉज क्राउन जूल में जहां एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना का मैच हमें देखने को मिला, वहां ओरिजिनल अपोनेंट जॉन सीना के ड्रू मैकिंटायर होने वाले थे। और ड्रू मैकिंटायर के लिए जॉन सीना अपोलोजाइज भी करते हैं और सॉरी बोलते हैं उनको कि भाई हमें क्राउड को वो देना था उस पॉइंट पे जो उनको चाहिए था, और वो मैच एजे स्टाइल्स के साथ था। और उस मैच के लिए हमें बताया जाता है कि कैसे जो आरकेओ लगाई गई थी वो स्क्रिप्टेड नहीं थी, वो फैंस चैंट कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने वहां पर लगा दी। फैन फिर 619 के लिए भी चैंट करते हैं, लेकिन सीना कहता है भाई मेरे से ये तो नहीं लगने वाली किसी भी हालत में, तो इसलिए एजे स्टाइल्स ने उस चीज को रोक के रिवर्स कर लिया था। लेकिन ये भी बताया जाता है कि ये जो ट्रिब्यूट्स थे इस मैच के अंदर कि दोनों अपने अपने अपोनेंट्स के फिनिशर्स लगा रहे थे, वो इसलिए बिकॉज उस पॉइंट पे सीना को पता था कि एजे भी कुछ टाइम में रिटायर होने वाला है। तो ये बात बहुत क्रेजी थी, बिकॉज और लोगों को तो कुछ नहीं पता था इस बारे में, लेकिन जॉन सीना वाज डेफिनेटली अवेयर। नंबर 8 पे है जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की कहानी रेसलपलूजा की, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था मैच उस टाइम पे। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे कुछ नहीं है भाई यहाँ पे पूरे रियल में ब्रॉक लेसनर कैसे आया वापस WWE में, उसका तो पूरा उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं करा। और दूसरी तरफ से जॉन सीना भी कहते हैं कि लेसनर वर्सेस सीना का मैच तो इसलिए हुआ बिकॉज व्हाई नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए मैच। वो कहते हैं कि मैं अपने करियर में जो हूं वो एंड हो रहा हूं, तो मैं हार भी जाऊंगा तो मेरे को क्या ही नुकसान होगा इस बात का। और ब्रॉक लेसनर 1 और 1 है, अगर ये आके सीना को डिस्ट्रॉय करेगा तो कौन नहीं देखना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया से सीना का ओपिनियन परे था इस चीज के ऊपर, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये मैच क्यों हुआ और जिस तरीके से ये हुआ। पर ब्रॉक के बारे में तो जीरो मेंशन था। नंबर 7 सरप्राइज भी बहुत क्रेजी था, बिकॉज यहाँ पे अनरियल के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एलिमिनेशन चेंबर में जो 2 बड़े रिटर्न्स ये फाइनली सेटअप करे गए किस तरीके से होते हैं। जो 2 रन-इन्स थे बेसिकली, एक बड़ा रिटर्न था उसमें से वो सेथ रॉलिंस का था, और सेथ रॉलिंस भाई किस तरीके से अपनी बस में छुपे हुए हैं उनको वो लेकर आते हैं, और क्या वो मास्क उन्होंने अपना निकाला, मास्क मैन थे इतने सारे, वो चीज बहुत बढ़िया थी। और ड्रू मैकिंटायर भी उसके बाद कोडी रोड्स को अटैक कर देते हैं, वो फिनोमिनल था कि किस तरीके से जो बैक स्टेज गोरिल्ला में सेटिंग चल रही
रही है ना कि अब ये करो, अब वो करो, ये करो, वो करो, बिल्कुल मस्त था, मजा आ गया इसको देख के। लेकिन जब ये एलिमिनेशन चेंबर मैच खत्म हो जाता है तो हमें देखने को मिला कि कैसे ट्रिपल एच बोलते हैं भाई कि अब हमको अपने क्वार्टरबैक वन को किसी ना किसी तरीके से रेसलमेनिया के मेन इवेंट में तो लेकर जाना ही पड़ेगा। ये उसी समय बात चल रही थी गोरिल्ला में कि कुछ तो हमें करना पड़ेगा, अब कोडी रोड्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। और किसी ने कुछ रीजन नहीं दिया कि उसके कुछ ही हफ्तों बाद ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन पे क्यों हार गए चैंपियनशिप। उसका रीजन यही है कि कोडी रोड्स हमारा क्वार्टरबैक वन है और हमको इसको रेसलमेनिया में मेन इवेंट में रखना है। तो भाई जिता भी सकते थे, फिर तुम उसको चेंबर या रॉयल रंबल वही कर देते, इससे बढ़िया तो। लेकिन ये WWE जो है वो परे रहेगी, इन चीजों को तो ऑब्वियसली मेंशन नहीं करेंगे। और एलिमिनेशन चेंबर विमेंस मैच की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही फनी चीज वहां पे, शॉकिंग चीज हुई कि ये जो डोर होता है ना चेंबर का, जो खुलता रहता है भाई जहां से लोग आते जाते हैं, वो अटक गया था। तो भाई एलिमिनेट होगा तो बंदा बाहर कैसे निकाले, वो बहुत पैनिक चल रहा था। लेकिन फाइनली बहुत टाइम तक ट्राई करने के बाद वो डोर को अनलॉक कर पाते हैं, वो जाम हो गया था भाई वहां पे, वो बहुत क्रेजी चीज थी। नंबर 6 पे हम आते हैं और हम जानते हैं कि कैसे पैट मैकेफी WWE में आ गए थे भाई इस रेसलमेनिया वाली स्टोरी के अंदर, और रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स की स्टोरी को उन्होंने काइंड ऑफ बहुत खराब भी कर दिया था। और ट्रिपल एच ने इस चीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं करा भाई कि कोई नेगेटिविटी हो गई थी, क्या हो गया था, कुछ नहीं बताया गया उसके बारे में भी। ट्रिपल एच कह देते हैं सिर्फ आके भाई पैट मैकेफी को तो इसलिए लाया गया था ताकि और ज्यादा हीट जनरेट करी जा सके और ज्यादा लोग जो है वो गुस्सा करेंगे उस चीज को, और वो बिल्कुल वैसा ही हुआ, उतना ही काम किया जितना हम चाहते थे भाई। तो ये चीज ना मैं वीडियो के एंड में भी एड्रेस करता हूं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनरियल के साथ। नंबर 5 की इसके बाद बात करते हैं, और मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे भाई गुस्सा आ जाएगा, खून खोलने वाले टाइम पे आ चुके हैं, मजाक से हट के भाई मैं बता रहा हूं आपको कि ये एक ऐसा पॉइंट था कि भाई दिमाग खराब हो गया अनरियल देखते देखते। ब्रॉन ब्रेकर रॉयल रंबल के टाइम पे सऊदी अरेबिया भाई, जहां रोमन रेंस को मैंने अपनी आंखों से लाइव देखते जो जीतते हुए देखा भाई, विटनेस किया, उससे बेटर मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा भाई अपनी लाइफ में एज अ रेसलिंग फैन। लेकिन इस पॉइंट पे जब डिस्कशन हो रही थी कि कौन इस मैच को जीतने वाला है, और हम जानते हैं ब्रॉन ब्रेकर वाज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दैट मैच। ब्रॉन ब्रेकर के बारे में क्रिएटिव रूम में बात करी जाती है कि अगर इस बंदे को हमने जिता दिया तो इट विल बी लाइक शविंग हिम डाउन एवरीबॉडीज थ्रोट्स। ये बात मेरे से डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही भाई, कैसे आखिर ये हो सकता है? ब्रॉन ब्रेकर जैसा बंदा रॉयल रंबल जीतेगा तो तुम उसको शव कर रहे हो, उसको मौका कैसे मिलेगा, कैसे पहुंचेगा फिर ये रेसलमेनिया के मेन इवेंट तक? और अब देख लो क्या हाल हो चुका भाई ब्रॉन ब्रेकर का, वहां मुझे लूट रहा ऑस्टिन थ्योरी, ब्रॉन ब्रेकर साइड किक बन के रह गया है। तो ये हो रहा भाई, ये चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कैसे उन्होंने नहीं मानी इस चीज को। और दूसरी तरफ ब्रॉन ब्रेकर की जो स्टोरी है उसको सुन लो अब आप। वॉर गेम्स मैच के अंदर ये बंदा अपनी नेक पे लैंड होता है और ऑलमोस्ट उसको मैच से आउट कर दिया था, तब भी इस मैच को खत्म किया ब्रॉन ब्रेकर ने। और वो बोलते हैं कि भाई एक कंपनी को मैं इतना प्यार करता हूं कि मैं एक दीवार के थ्रू चले जाऊंगा ट्रिपल एच के लिए, WWE के लिए, बिकॉज अगर मुझे टॉप गाय बनना है तो मैं ऐसे क्विट नहीं कर सकता, मिड मैच में खत्म नहीं कर सकता। और WWE इस पॉइंट पे गोरिल्ला पोजीशन में इतनी पैनिक थी कि ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हो चुका है, वो मैच से शायद बाहर हो जाएगा। गोरिल्ला में ब्रॉनसन रीड को बाहर भेजने से पहले ये बात हो रही थी कि जो ओरिजिनल स्पॉट ब्रॉन ब्रेकर के लिए है वो ब्रॉनसन रीड को दे दो, ब्रॉनसन रीड को ओवर कर देंगे इस मैच में। लेकिन क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ने कंटिन्यू किया उस पॉइंट पे, इस वजह से ब्रॉन ब्रेकर को उनका वो फिनिश मिला। सैड पार्ट ये है कि ब्रॉन ब्रेकर उसके बाद भी इंजर्ड हो गए भाई हर्निया वाली इंजरी से, तो वो चीज उनके साथ गलत हो गई, बट ये चीज जो है मेरे समझ से बिल्कुल पार थी। नंबर 4 पे जॉन सीना आखिर क्यों सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में रिटायर हो रहे हैं, रेसलमेनिया जैसे, रॉयल रंबल जैसे PLE में क्यों नहीं हो रहे? और जॉन सीना के रीजन सुन के ना मुझे कुछ होने लगता है भाई चीजों के ऊपर। जॉन सीना कह रहे हैं रेसलमेनिया की टिकटें तो खुद ही बिक जाएंगी भाई अपने आप, तो मैं वहां पे रिटायर होके क्या करूंगा? वो कहते हैं कि मैंने वर्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर उठा लिया WWE का, और वहां पे एक रैंडम सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट करते हैं और उस चीज को यहाँ पे डाल देते हैं। भाई ये सोच है जॉन सीना की, मैं नहीं मान सकता कि ये जॉन सीना की सोच है, प्योरली TKO की सोच है, और जॉन सीना ने कॉर्पोरेट आंसर दे दिया। मुझे नहीं लगता जॉन सीना ऐसे सोच रहे हैं। जॉन सीना ने ये भी बोल दिया आके कि मेरी पिच थी भाई कि मैं टैप आउट करूंगा, और वो कहते हैं व्हाई नॉट। वो कहते हैं ब्रॉक के रिटर्न से पहले ही मुझे पता था कि गुंथर मेरा आखिरी अपोनेंट होने वाला है, वही मैं चाहता था, बिकॉज पहली बार ऐसा मैं देखने को मिला है कि WWE TV पे एक कैरेक्टर को किल ऑफ करा जा रहा है, वो खत्म हो रहा है, वो टैप आउट करके अपने आप को त्याग के जा रहा है रिंग के अंदर। ऐसा पहले हमें कभी देखने को नहीं मिला, और इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है ट्रिपल एच की तरफ से कि जॉन सीना का जो रिटायरमेंट टूर है वो सक्सेस था ऑन ऑल लेवल्स, कोई कमी नहीं छोड़ी उस टूर ने।
भाई देख लो ऐसा ही है। फिर भाई ये लोग एक दूसरे की बुराई क्यों करेंगे इस पॉइंट पे, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन जब जॉन सीना को खुद कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही भाई टैप आउट करने में, तो हम कौन है भाई आके बोलें कि भाई ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया। और ऑब्वियसली उसमें कोई सेंस नहीं थी, लेकिन कर दिया भाई। और इस चीज से ये लोग तो सब खुश हैं जिन्होंने डिसीजन बनाया। नंबर 3 पे आप चलते हैं और आपका थोड़ा थोड़ा और आपको इंटरेस्ट बनना शुरू होने वाला है यहाँ पे बहुत, क्योंकि कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन की बात करते हैं रेसलमेनिया के। ऑफ कोर्स पैट मैकेफी वाली बात मैंने करी, लेकिन कोडी का इस मैच में खून निकलना ही नहीं था। रैंडी ऑर्टन वाला स्पॉट था, हाँ उस चीज को पहले से रिहर्स करा गया था। कोडी का खून निकल जाता है, लेकिन वो स्क्रिप्टेड नहीं था। और जो पंट किक लगाई एट द एंड रैंडी ऑर्टन ने, और जो उसके बाद टाइटल शॉट लगाया कोडी रोड्स के ऊपर, वो दोनों चीजें उनकी सीधा सर में जाके लग गए, ज्यादा लग गया, वो ज्यादा डैमेज हो गया कोडी को। और कोडी उस पॉइंट पे भाई उन्होंने इनको इतना दर्द हो रहा था मैच के एंड में कि पंट पे जब तुम्हें अपना सर उठाना होता है उसको सेल करने के लिए ताकि टांग ना लगे तुम्हारी, तो कोडी ने उस चीज को उठाया नहीं और उनकी आंख सूज गई भाई। और वो कहते हैं कि रेसलमेनिया है, कुछ भी चलेगा, कोई बात नहीं। इनफैक्ट वो यहाँ पे आके रैंडी ऑर्टन उनको बोलते हैं सॉरी, वो उनको गले मिलते हैं। देखने को मिलती है हमें मोमेंट्स आफ्टर द मैच। और सबसे खून खोलने वाली मोमेंट तो ये थी जब पैट मैकेफी वहां पे आते हैं और कोडी रोड से गले मिलते हैं और कहते हैं भाई मजा आ गया ये सब करके। मत दिखाओ यार, मत दिखाओ, थोड़ा बुरा लगता है, अजीब लगता है, स्टोरी को स्टोरी रह जान दो। लेकिन ये जो गले वाले मिल जाते हैं ना भाई, ये बेकार है भाई, नहीं होना चाहिए अनरियल के अंदर। लेकिन उसके बाद कोडी रोड्स इनफैक्ट ट्रिपल एच को जाके भी बोलते हैं सॉरी भाई कि मैंने तुम्हारा मैट गंदा कर दिया ये सब खून की वजह से, जो कि स्क्रिप्टेड नहीं था, जो पहले से प्लान नहीं था। तो क्रेजी है भाई ये कि कोडी रोड्स किस तरीके से सोचते हैं बिजनेस के बारे में। वो कहते हैं रेसलमेनिया थी, निकल गया, मेरी आंख सूज गई, खून, वो कहते हैं रेसलमेनिया थी, मेरा खून निकल गया, आंख सूज गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेसलमेनिया के लिए इतना तो बनता ही है। अगर ये सोच है भाई तो ये बंदा बहुत आगे जाएगा, ऑलरेडी बहुत आगे आ गया और आगे भी पहुंच जाएगा। नंबर 2 पे अब आपका खून और खोलेगा, बिकॉज अगर ऐसा तुम बना रहे हो भाई कि कुछ अनरियल टाइप बिहाइंड द सीन्स, चलो भाई समझ आता है ब्रॉक के लीगल रीजंस की वजह से तुम उसकी कोई रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बता रहे, लेकिन रिटायरमेंट के बारे में तो कुछ बताओ। जॉन सीना बैकस्टेज ट्रिक विलियम्स और ओबा फेमी से मिलते हैं और वहां पे वो ओबा फेमी को कांग्रेचुलेट करते हैं, बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं ब्रॉक के साथ कि भाई वो मैच होने से पहले। लेकिन ब्रॉक लेसनर का नाम भी नहीं निकला वहां पे, ब्रॉक बोला भी नहीं जॉन सीना ने बैकस्टेज भी, क्योंकि उनको पता है कैमरास फिल्म हो रहे हैं, ब्रॉक को मेंशन नहीं कर सकते। किया भी हो गया तो शायद काट वाट दिया होगा भाई। उस बंदे की पूरी रिटायरमेंट वाली चीज हो गई रेसलमेनिया में, इन्होंने सब दिखा दिया रेसलमेनिया का, लेकिन ये नहीं दिखा पाए कि कैसे किस तरीके से ब्रॉक लेसनर उस शो में रिटायर हुआ है। और इस पूरे शो में ब्रॉक लेसनर के अलावा एक और बंदा है जिसका बिहाइंड द सीन्स एक चीज नहीं है, एंड दैट इज रोमन रेंस। और नंबर 1 पे मैंने इसीलिए रखा है सीक्रेट, रोमन रेंस एंड सीएम पंक का मैच। तो इस मैच में कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत एक्साइटिंग है भाई, जिस तरीके से प्लान करी गई, और उनमें से पहली थी सीएम पंक की एल्बो ड्रॉप थ्रू द अनाउंसर्स टेबल। इस पॉइंट पे सीएम पंक कहते हैं लास्ट टाइम मैंने मूव किया था रेसलमेनिया 29 में अंडरटेकर के अगेंस्ट, और रिहर्सल में बताया जाता है कैसे प्लान कर रहे हैं कि उसको टीज करेंगे मैच में और फाइनली हिट करेंगे, और बिल्कुल उसी तरीके से एग्जीक्यूट करा। और सीएम पंक बोलते हैं भाई मेरे को बहुत सारी बातें बोली गई आफ्टर रेसलमेनिया, बिफोर रेसलमेनिया, लेकिन वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैं यंग नहीं हूं, अब मैं समझ सकता हूं इस बात को, पर मैं 80 भी नहीं हूं। वो कहते हैं कि आई एम द बेस्ट 47 ईयर ओल्ड रेसलर ऑन द प्लेनेट, और सेम थिंग रहेगी जब मैं 48 का हो जाऊंगा, आई विल बी द बेस्ट 48 ईयर ओल्ड रेसलर ऑन द प्लेनेट। इसके बाद ऑफ कोर्स ये मैच मैजिक था, 5 स्टार क्लासिक था। ट्रिपल एच कहते हैं कि सीएम पंक की जो मोमेंट्स थी इस मैच में वो मैजिकल थी, उन्होंने जस्टिस दिया इस मैच को, इस चैंपियनशिप को। और ट्रिपल एच कहते हैं कि 15 साल का इंतजार लगा सीएम पंक को नाइट 2 ऐसी मेजर मेन मैच में, मेन इवेंट करने में एट रेसलमेनिया, बट अब अगले साल ही विल बी बैक अगेन। ये ऑलरेडी ट्रिपल एच ने बात बोल दी, और कोई मेंशन नहीं यहाँ पे रोमन रेंस का, सिर्फ उनको फुटेज में दिखाया गया भाई यही हुआ। इसके अलावा रोमन रेंस ऐसी तैसी में जाए, डब्ल्यूडब्ल्यू कह रही है अनरियल नहीं, अलग से एक डॉक्यूमेंट्री बनेगी रोमन के ऊपर, जब वहीं दिखाएंगे भर भर के फुटेज। लेकिन मुझे एक चीज जो मैं एंड में बोलूंगा भाई, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली हो थैंक यू सो मच। पहली बात तो कमेंट कर देना हर एक चीज पे जो कि आपको सुन के मजा आया या नहीं पता थी। लेकिन ये अनरियल शो जो है ना भाई, ये रियल नहीं है, ये फेक ही है भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर आधी चीजें तुम हटा लोगे अपने हिसाब से, तुम हमेशा आके ऐसी शुगर कोटेड बातें करोगे तो लगता नहीं है। वो गोरिल्ला वाली मोमेंट्स डेफिनेटली रियल हैं, इंजरीज डेफिनेटली रियल हैं, पब्लिक लाइफ में जो चल रहा है लोगों की वो बहुत रियल है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी मोमेंट्स को हटा दिया और उसके बाद जो तुम कवर अप कर लेते हो कि सब कुछ अच्छा ही है,
वो डेफिनेटली रियल नहीं है। जो पोस्ट इंटरव्यू में बातें बोली जा रही हैं वो रियल नहीं है, वो सिर्फ इस शो को चलाने के लिए करी गई हैं। तो आप लोग इसके ऊपर अपना पूरा ओपिनियन मुझे जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।